अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर एफएससी का फिज़िक्स का टॉपिक लेके आई हूँ, चैप्टर नंबर 4 का, जो कि है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है प्रैक्टिकली, एक होता है आपके पास दूसरा है आपके पास फिज़िक्स के लिहाज से। प्रैक्टिकली आप यूँ देख सकते हैं एग्जांपल के ज़रिए कि अगर कोई आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, आप जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा रहे हैं वो आप अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आपने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत वर्क किया, लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी जगह पे फिक्स रही, अपनी जगह से हिली नहीं। तो फिज़िक्स की नज़र में ये कोई वर्क नहीं है। हाँ, अगर आप फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाए तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे कि वो फिज़िक्स में वर्क डन हो गया, आपके पास वर्क कर लिया उसने। तो अब वर्क की क्या हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे आप लोगों ने उसके केसेस भी मुख्तलिफ पढ़े थे, उनकी डायरेक्शंस थी, पैरेलल, एंटी पैरेलल वगैरह, ग्राफिकली भी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हमने ये देखना है कि जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, विद बाय वेरिएबल फोर्स। यानी एक पाथ ले लिया हम लोगों ने, उस पर हम कह रहे हैं कि जो उस पर फोर्स लग रही है वो क्या हो रही है कि चेंजेबल है, यानी कि हर पॉइंट पे वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे मैंने क्या लिया है, ए से बी। आपने एक पाथ ले लिए और उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ए से बी जो हमने पाथ लिए, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आपके पास एक कर्व्ड पाथ दिया गया है। तो जब एक कर्व पाथ है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आपके पास फोर्स क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी अगर आप इस पर लगाएंगे तो वो चेंज हो रही होगी हर पॉइंट पे। हाँ, अगर स्ट्रेट पाथ होता तो हम कहते हैं वहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है। तो इसीलिए उस वेरिएबल फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि जो इस पे फोर्स लग रही है इन छोटे छोटे पार्ट्स पे, वो हर एक इंटरवल पे जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे कि अब फर्स्ट इंटरवल है, आपने ले लिया, उस पे फोर्स लग रही है F1, और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, उस डायरेक्शन में जो एंगल पैदा हो रहा है वो है आपके पास θ1। और डिस्प्लेसमेंट क्या है फर्स्ट इंटरवल का, वो है d1। इसी तरह जो दूसरा इंटरवल है वो है आपके पास F2, और उस वो जो थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो है θ2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो d2। इसी तरह आपने जितने उसके इंटरवल बनाए हैं, हमने n इंटरवल बनाए हैं, और हमारा जो nth इंटरवल है उस पर जो फोर्स लग रही है उसको नाम दे दिया हमने Fn का, और जो एंगल बना रहा है वो है θn, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपके पास dn। अब जाहिर है हमें तो ये इन टुकड़ों पे तो नहीं चलना ना कि हमारे पास वर्क कैसे क्या है वेरिएबल फोर्स के ज़रिए। हमें इस पूरे जो पाथ है इस पे जो वर्क हो रहा है फोर्स की मदद से, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब वेरिएबल फोर्स हमें नहीं पता कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है, इसीलिए हम इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। इसी की वजह थी कि हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और जैसे ही हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते गए वहाँ पे वो क्या हो गई, हर एक पार्ट्स पे यानी इंटरवल पे वो क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। यानी अगर एक पे आपके पास एक फोर्स की मैग्नीट्यूड एक इंटरवल पे कुछ है तो अगले इंटरवल पे वो चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले इंटरवल पे भी वही है, सेकंड इंटरवल पे भी वही है, थर्ड पे भी वही है, बल्कि वही जो एक इंटरवल होगा उस पर जो ओवरऑल फोर्स होगी बस वही सेम होगी, उसे अगले इंटरवल पे चेंज हो जाएगी। अब आते हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल हमने कैसे फाइंड किया है। जाहिर है अब जब एक इंटरवल हमने ले लिया उस पर क्या लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है। तो कांस्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या फार्मूला बनाया था वर्क डन का, W बराबर है F डॉट डी था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
अब आपके पास है W1 बराबर है F1 D1। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट इंटरवल है वहाँ पे फोर्स जो लग रही है वो है F1 और जो एंगल बन रहा है वो θ1 एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो D1। इसी तरह हम क्या करेंगे, वर्क डन जो होगा सेकेंड इंटरवल पे भी फाइंड कर लेंगे, इसी तरह nth इंटरवल तक चलते जाएंगे एंड सो ऑन। अब जाहिर है हमें क्या करना है, हर इंटरवल पे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरे पाथ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे इंटरवल पे जो वर्क हुआ है उसको सम कर लेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन एंड WN तक। जितना आपने वर्क किया है उसको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हमने W1 W2 W3 अप टू सो ऑन की क्या किए हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद उसने क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया है मैथमेटिकली समेशन की फॉर्म में। समेशन क्या चीज़ होती है कि आपके पास एक इन्फिनाइट या nth टर्म का सम दिया होता है, तो हम उसको एक टर्म की शक्ल में लिख सकते हैं और बाद में जब उसको ओपन करेंगे तो वो दोबारा से वही टर्म बन जाएगी। हमने क्या किया, आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे आपके पास 1 है f की जगह F1 F2 F3, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, Fi cos θ1 cos θ2 की जगह क्या लिख दिया, cos θi एंड del D1 del D2 अप टू सो ऑन की जगह हमने लिख दिया del Di। और हमारा था 1 से लेके n तक चल रहा था, तो हमने i कहाँ से वेरी करवा दिए, 1 से लेके n तक। अब देखिए जब आप इसको ओपन करेंगे, i सबसे पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद 2 पुट करेंगे, उसके बाद 3 अप टू n तक। तो देखिए जब आप 1 पुट करेंगे तो F1 और जहाँ जहाँ i होगा वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, तो वो 1 पुट कर दिए तो आपके पास F1 cos θ1 del D1 बन गया। अब जाहिर है समेशन है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, समेशन है तो आगे प्लस आएगा, उसके बाद आप क्या पुट करेंगे, I2 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी, फिर प्लस I3 पुट करेंगे आपके पास थर्ड आ जाएगी। इसी तरह आप पुट करते जाएंगे और आपके पास nth टर्म आ गई। ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड टर्म दी गई है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने ग्राफिकल मेथड पे। सबसे पहले आपने क्या किया है कि फोर्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया और एक्स को क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से शो करा दिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे शो करवा दिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ये कर्व दी गई है यहाँ पे और ये वाली, ये ए से लेके बी के दरमियान है, वही कर्व जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब देखें आप जैसे जैसे आपका आगे कर्व चेंज हो रही है वैसे वैसे उस पर देखें फोर्स भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है। देखें यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो इसी तरह ये देखें ये बिल्कुल नीचे आ रही है, तो आपके पास ये पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो इसका यही मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट आपके पास जो वैल्यूज़ हैं फोर्स की वो चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे कर्व चेंज हो रही है। अब जाहिर है हमें क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह हमने क्या किया, इसी कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और उसी तरह ऊपर जो हमारे पास है वो F1 फोर्स का कंपोनेंट दिया गया है, नीचे हमने del D1 यानी डिस्प्लेसमेंट से जाहिर कर दिया और इसी तरह हमने आगे nth टर्म तक हमने इसको डिवाइड करके लिख दिया। अब हमें पता है जो जिन चीज़ों के दरमियान हम ग्राफ बना रहे होते हैं उसका जो एरिया होता है यानी अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे जो आपके पास ये सारा एरिया दिया गया है, ये आपके पास क्या होगा, वर्क होगा जो आपने फोर्स लगाने से किया है। यानी जितने इंटरवल्स हैं इन सब का जो टोटल वर्क होगा वो हम कहेंगे उसको एरिया। एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाएगा, आपके पास टोटल वर्क। जैसे कि आप 9th में पढ़ते थे, आपने हरकत की 3 मसावातें पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि जो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बन रहा था तो हम कहते थे कि जो एरिया अंडर द कर्व है वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते थे, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही अब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या है, आपके पास ग्राफ बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि जो एरिया अंडर द कर्व है वहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल वर्क। अब आते हैं एक और चीज़ पे। अब अगर हम क्या करें, इसको इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देखें बहुत ही छोटे, बहुत छोटे छोटे, इतने ज़्यादा कि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम रह जाए, इतना कम कि वो ज़ीरो ना हो, ये नहीं कि बिल्कुल मिल जाए,
इतना कम हो कि वो ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा हो लेकिन वो ज़ीरो ना हो, तो हम तब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो वर्क डन होगा वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने क्या किया है कि जो लिमिट लगा दी है कि अगर डेल डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अप्रोच करेगा ज़ीरो को, यानी कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा लेकिन वो इतना कम होगा कि हम कह सकते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है, तो तब जो वर्क हो रहा होगा वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेटली आप फाइंड हो जाएगा। और ये आगे हमने वही समेशन वाली टर्म इसको ओपन करेंगे और अलग अलग करके D1 पे अलग, D2 पे अलग, D3 पे अलग अलग आप अप्लाई करेंगे लिमिट, तो आपका इजीली जो एक्यूरेटली होगा वर्क फाइंड हो जाएगा टोटल। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।